मनीष कश्यप को बिहार पुलिस के बाद तमिलनाडु पुलिस ले गई है। क्या कुछ है ये, उनको प्रोडक्शन वारंट पे ले गया है या पुलिस रिमांड मिली है? इससे क्या फायदा या क्या नुकसान होगा मनीष कश्यप को? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इस प्रश्न का आंसर मैं थोड़ा एक लाइन में डिटेल में देना चाहूंगा, ताकि आपके चैनल के माध्यम से वो लोग भी जो समाज में कुछ लीगल टर्म को समझना चाहते हैं, इस कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो बहुत सारे लोगों के बीच में एक दुविधाजनक बातें हो रही है। 3 टर्म जो समझना चाहिए इस केस के माध्यम से। तो पहला एक टर्म यूज है ट्रांजिट रिमांड, दूसरा है पुलिस रिमांड, तीसरा टर्म है जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। इसके संदर्भ में बारीकी से समझिए, तब उससे आपको पता चलेगा कि किसी भी मुकदमे में, चाहे वो मनीष जी का मुकदमा हो या अन्य मुकदमा में, क्या इसका नफा और नुकसान होगा, तो वो समझिए। सबसे पहले बात तो ये समझने की जरूरत है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, तो गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का को एक 24 घंटा का वक्त रहता है कि आप 24 घंटा के अंदर में उसको संबंधित जो सीजीएम होते हैं उनके सामने उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब वहाँ से जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब के सामने जब प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको वहाँ से धारा इन धाराओं में उनको दिया जाता है कि फॉरवर्ड कर किया जाता है, तब वो अपने कस्टडी में लेते हुए उनको जेल में भेजते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ से जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दिया और वो जेल में गया, तो समझिए कि जुडिशियल कस्टडी यानी कि जज साहब के कस्टडी में वो आ गया। अब वहाँ पर पुलिस की कोई मर्जी नहीं चलेगी। अब यदि वो जेल से पुलिस को कुछ पूछताछ भी करना होगा, तो बिना जज साहब जिसने उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने जो उनको भेजा है, उनके अनुमति के बिना वो उससे कुछ भी सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। तो वो तो एक पुलिस के पास जब तक कोई व्यक्ति रहा तो कहा जाएगा कि ये पुलिस कस्टडी में है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जज साहब के हवाले कर दिया और जज साहब ने उनको यदि जेल में भेज दिया, तो वो टर्म जुडिशियल कस्टडी का होता है। अब एक दूसरा टर्म जो आपने कहा कि प्रोडक्शन वारंट क्या होता है, उसके संदर्भ में समझिए कि इनके ऊपर बिहार में भी केस था और तमिलनाडु में भी केस थी। अब ये जब यहाँ गिरफ्तार हुए, मीडिया के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से जब वहाँ की तमिलनाडु पुलिस को खबर हुई कि ये मनीष नाम का व्यक्ति बिहार में गिरफ्तार हो चुका है, जिसकी ज़रूरत उसको भी उस केस में है, तो वो वहाँ से क्या करेंगे, जो तमिलनाडु पुलिस जो है संबंधित जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास एक आवेदन देते हैं और बताते हैं कि माय लॉर्ड वो व्यक्ति जो है सो गिरफ्तार हो चुका है। तब वहाँ से संबंधित जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो वहाँ जिसके अधीन होते हैं, यानी कि बेऊर जेल के जो अधीक्षक होते हैं, उनके नाम से एक वो आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि उस व्यक्ति को आप हमारे पास भेजिए। तो ये जो होता है प्रोडक्शन वारंट का ये टर्म कि प्रोड्यूस, मेरे सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत कीजिए। अब लेकिन टेक्निकल टर्म है कि जेल सुप्रिटेंडेंट के पास चिट्ठी तो आता है। अब जेल सुप्रिटेंडेंट साहब वो क्या करेंगे, वो तो बिना मर्जी के उसको हिला नहीं सकते हैं जेल से, चूंकि वो तो जज साहब के सुपरविजन में है। तो ऐसे परिस्थिति में फिर जेल सुप्रिटेंडेंट यानी कि बेऊर जेल साहब बेऊर जेल के जो सुप्रिटेंडेंट साहब होते हैं, वो एक आदेश मांगते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट पटना, जिनके अंतर्गत वो कस्टडी में गए थे, और वो वहाँ से निर्देश लेते हैं कि हुजूर वहाँ से एक चिट्ठी आया था, उस चिट्ठी को हमको कंप्लेंस करना है, क्या मैं इनको भेजूं? और पुलिस, तमिलनाडु पुलिस भी एक आवेदन देती है कि मैं वहाँ इस प्रोडक्शन के लिए ले आया हूँ। तो ये जैसे ही वो वहाँ से जो चिट्ठी, तमिलनाडु से जो चिट्ठी आई, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन वारंट हुआ। अब यहाँ से उस व्यक्ति को बिहार से तमिलनाडु लेके जाना है, तो रास्ते में जो ले जाने की शक्ति है वो वहाँ के संबंधित पुलिस को दिया। तो वो जो रास्ते में जो ले जाने की का जो आदेश है, वारंट का मतलब आदेश समझिए, वो जो आदेश होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। और नियम ये कहता है कि 30 किलोमीटर से अधिक यदि पुलिस को किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति की यात्रा करानी है, तो संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आदेश के बाद ही वो वहाँ से लेके जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर तीनों चीज़ों का ज़रूरत है, ये ट्रांजिट रिमांड, प्रोडक्शन वारंट की जो बात कही, और आपको जो मैंने बताया कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। तो जनरली प्रोडक्शन वारंट जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है, तो वहाँ से ले जाने के लिए जो एक निर्देश दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रोडक्शन वारंट। तो ऐसे परिस्थिति में इनके केस में भी वही चीज़ हुआ जो आप लोगों ने देखा। तमिलनाडु पुलिस इनको ट्रांजिट प्लस प्रोडक्शन दोनों चीज़ के तहत उनको वहाँ पर लेके गई है। इससे मनीष कश्यप को फायदा हुआ क्या? बहुत अच्छी बात आपने कहा। देखिए, मनीष कश्यप को फायदा है, पुलिस अनजाने में ही सही लेकिन फायदा तो पहुँचा दी, इसलिए फायदा हो गया इनको, और इसका कानूनी में लाभ होगा इनको कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, तो अभी थाना कांड संख्या 4 था ईओयू का, जिसके तहत उनको पटना में गिरफ्तारी दिखाई। 18 तारीख को वो गिरफ्तार हुए थे, 19 तारीख से उनकी कस्टडी का
करना शुरू हो गया था, जुडिशियल कस्टडी में गए थे वो। अब तमिलनाडु जब वो बेल के टाइम में जब जाया जाता है तो बोला जाता है कि माने अभी 6 महीना यदि हुआ होगा तो 6 महीना से कस्टडी में 18 तारीख से काउंटिंग होगा। लेकिन आप सपोज कीजिए कि यहाँ 6 महीना बीता है और वहाँ तमिलनाडु में इनका प्रोडक्शन यदि नहीं हुआ था तो वहाँ कस्टडी इनकी काउंटिंग नहीं होती। तो अब इसका लाभ ये हुआ कि जैसे ही वो तमिलनाडु में थाना में जो कांड संख्या था उसमें इनका उपस्थिति दिखा दिया तो अब इनकी काउंटिंग जुडिशियल कस्टडी का वो काउंटिंग शुरू हो गया। यानी कि समय अवधि जो बीत रही है जेल में, तो रह रहे हैं एक जेल में एक केस में, लेकिन इनका काउंटिंग सभी जितना में इनका प्रोडक्शन दिखा दिया जाएगा सब में इनकी कस्टडी पीरियड काउंटिंग होने शुरू हो जाएगी। तो इसका लाभ ही होता है बेल के टाइम में जब बहस होता है तो जज साहब को या ऑनरेबल जस्टिस जो होते हैं उनके सामने बोला जाता है कि हुजूर कस्टडी भी हो गया 3-4 महीने का, जो भी रहता है उस टाइम में 4 महीना 5 महीना, अब सफिशिएंट सजा हो गई है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। मेरिट पर और ट्रायल में जब बहस होगी तत्काल कस्टडी पीरियड को देखते हुए उनको जमानत पर रिहा किया जाए। तो वो पुलिस उस चीज़ का लाभ नहीं ले सकती है तमिलनाडु पुलिस की हमारे यहाँ तो कस्टडी इनका है ही नहीं, वो तो दूसरे मुकदमा में है। तो कमोबेश इससे जो है सो मनीष कश्यप को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है कि वह तमिलनाडु में अब उनकी उपस्थिति दिखा दी गई है। तो इससे क्या होगा कि इनको निकलने में एक रास्ता बहुत ही आसान हो गया है। जमानत को लेके क्या होगा, इनको कस्टडी भी हो गया। देखिए आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे हाँ कह देने या ना कह देने से बहुत कुछ नहीं होगा, या किसी के हाँ या ना कहने से नहीं कुछ होता है। ये जो नेचर ऑफ केसेस है, जो एलिगेशन मूल एलिगेशन इनके ऊपर जो लगाया गया है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर इसका नाम केस में आया है। थाना कांड संख्या 4 में इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि कोई व्यक्ति है एक वीडियो बनाया था जो आर्टिफिशियल वीडियो था इनके द्वारा डायरेक्ट, ये मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ कि जो संबंधित केस को जो मैंने अवलोकन किया उसमें आया है कि एक व्यक्ति जो है उनके बयान पर कि ये वीडियो बनाने में हमको ये सहयोग किए थे, तो मनीष जी का नाम उसमें आता है। तो उसको कहते हैं कि इनका नाम जो उस केस में आया तो मेरली ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट। और इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि जो उसका एडमिसिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो कन्फेशनल स्टेटमेंट का कोई महत्व नहीं है, यानी कि बोलचाल की भाषा में पुलिस के सामने दिया गया बयान का कोई महत्व नहीं है कानून के दृष्टिकोण में। इस जैसे ही इस केस में जज साहब के सामने प्रस्तुत होगा, जज साहब मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट लेवल पर, तो जैसे ही ये बात आएगा कि कैसे नाम आया, जज साहब एक लाइन में बहस होती है कैसे नाम इनका आया, तो बोला था कन्फेशनल स्टेटमेंट पर। सुनते ही नहीं, जज साहब बोलेंगे ठीक है कन्फेशनल स्टेटमेंट पर क्या इनको रखने का उचित बनता है क्योंकि इसका एविडेंटरी वैल्यू है नहीं, ऐसे परिस्थिति में बेल तुरंत ग्रांट होता है। तो लेकिन हाई कोर्ट में आने में नंबर जो प्रोसेस है, चाहे वो आपका सही मुकदमे में नाम आ जाए या झूठे मुकदमे में, वो तो तय करेगा ट्रायल में, लेकिन एक बार जब पुलिस के द्वारा नाम आ जाता है और हाई कोर्ट तक की प्रक्रियाओं तक यदि आपको गुजरना है तो वर्तमान परिस्थिति में पटना हाई कोर्ट तक आते आते नंबर अपने डायरी बहुत सारी का जो फॉर्मेलिटीज है पूरा करते करते 4 से 5 महीने का वक्त लगता है। इसीलिए इस परिस्थिति में कितना भी लोग गला फाड़ के चिल्ला ले, 4-5 महीने का कस्टडी उनको अभी पीरियड जेल में बिताना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि सब